नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप लोगों के बीच एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे पहले मैं TR3 में जितने भी लोग सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने अपना मेहनत जारी रखा था और BPSC 3.0 में जो है उन्होंने सफलता पाया है। तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे लोगों का 1-2 नंबर से 5 नंबर से रिजल्ट नहीं हुआ है क्योंकि कटअप इस बार बहुत ज़्यादा गया है, जिसके कारण रिजल्ट होने में बाधाएं हुई है, सीटें कम थी। तो उनको मैं जो है हताश होने की जो चले गए, हताश हो गए हैं, हार गए हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है पुनः प्रयास कीजिए क्योंकि TR4 जो आएगा 4.0 उसमें सीटें ज़्यादा रहेगी। और अगर अभी से आप मेहनत करते हैं तो उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, यानी TR4 में जो है एक शिक्षक के रूप में आप अपना सेवा दे सकते हैं। तो आप सभी को जो है रिजल्ट नहीं हुआ है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत कीजिए, सफलता एक दिन आपकी कदम चूमेगी। तो आज जो है एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो देखते हैं। आज हम लोग अभ्यास सेट 7 करने वाले हैं। अगर आप BPSC TD 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे TGT हो, PGT हो, यानी 6 से 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या 11 to 12 हो, तो सभी के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के 79 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी BPSC TD 4.0 में जो पूछने की संभावना है उसका हूबहू जो है हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट 7 है। 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और क्लास भी लगभग 24 क्लास लेक्चर हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ BPSC 4.0 के नाम से, आप वहां से देख सकते हैं। उसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हम जो आपके लिए क्लास लेकर उपस्थित होते हैं वो KVS हो, EMRS हो या TGT हो, PGT हो, कोई भी स्टेट का, उसमें भी काफ़ी लाभप्रद होगा, उनके लिए जो है रामबाण साबित होगा। UGC नेट में का जो तैयारी करें उनके लिए भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका तैयारी जूनियर TGT से UGC नेट लेवल पे की जा रही है, आपके स्तर का ध्यान रखा जा रहा है। हम लोग 7वां अभ्यास सेट कर रहे हैं, आगे जो है इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो आपका स्तर भी बढ़ता जाएगा। सरल प्रश्न रहता है तो ये नहीं सोचे कि सरल प्रश्न है, धीरे धीरे स्तर को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 50 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाएं और 9 बजे से जो है रात्रि 9 बजे से प्रैक्टिस सेट चलता है। तो सभी ससमय जो है उपस्थित हो जाइए और जो है वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में कितना आप सही कर पाते हैं 80 प्रश्न में, अंत में कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप BPSC TD 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 पे आप जो है 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए और जो है उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर 726181 पे आप लोग जो है भेज दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है PDF और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे, नोट्स और प्रैक्टिस सेट का। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर स्टेट पेपर 2 का आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो इसी नंबर पे 726181 पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर स्टेट पेपर 1 का कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ PDF भेजा हुआ है, वहाँ से भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 7, यानी ये 7वां अभ्यास सेट है, आप देख पा रहे हैं।
7वां अभ्यास सेट है। इसके पहले जो है 1 से लेकर 6 अभ्यास सेट हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। 5 विकल्प रहते हैं, तो ये 5 विकल्प को देखना है और अपना जवाब देना है। हम जो है सही आंसर को बोलते जाएंगे, क्योंकि समय जो है हम लोगों के पास कम है, यानी मेरे पास समय कम रहता है, इसलिए विस्तार से समझाएंगे तो 2-3 घंटा चल जाएगा, 3-4 घंटा। तो हम लोग जो है जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग भी इसका अभ्यास करते रहिए। बाद की डिटेल में नोट्स में लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा है? यानी वो कौन सा उपन्यास है जिसको राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने दोनों मिल करके उस उपन्यास को लिखा है, पूरा किया है? तो आपको पता होना चाहिए, आपका बंटी जो है मन्नू भंडारी की रचना है, शेखर एकजीवनी अज्ञेय की रचना है। ये अगर आपको ध्यान में होगा तो आप जो है यहाँ देख रहे होंगे 1 इंच मुस्कान जो है दोनों मिल करके लिखा है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने। विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ख है, 1 इंच मुस्कान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो आप सभी ने कहीं ना कहीं मेरे नोट्स में या कहीं ना कहीं हिंदी में पढ़े होंगे कि वात्सल्य रस यानी सूरदास जो है कृष्ण के बालपन यानी बचपन का वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किए हैं, इसलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। विकल्प क सही आंसर होगा, सूरदास को, यानी विकल्प क इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ, आपको बताने हैं। तो भारत भारती बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचना है। तो इसका जो प्रकाशन है 1912 ईस्वी में होता है। विकल्प ग इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और यही रचना के कारण महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि देते हैं। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? ये TRE 3 में पूछा हुआ प्रश्न है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इंसा आदा खां जो हैं रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो रोग किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? ये जो पंक्ति है किसका प्रसिद्ध पंक्ति है, आपको बतानी है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो रोग, तो ये जो पंक्ति है सूरदास की पंक्ति है। विकल्प जो ग है ये सही पंक्ति है, यानी सही विकल्प है। तुलसीदास की रचना से लिया गया है, वही जो है पंक्ति को बोले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब किया गया? यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयाग है उसकी स्थापना कब की गई थी, आपको बतानी है। उत्तर प्रदेश से जो जुड़े होंगे लगभग वो सही आंसर दे रहे होंगे, क्योंकि उनको पता होगा, हिंदी से संबंधित संस्थान है तो उनको पता होगा। आप लोग भी जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर 1910 ईस्वी है। 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई थी। विकल्प का जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा कहानी चंद्रधर शर्मा गुरेरी का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुरेरी की रचना नहीं है। तो चंद्रधर शर्मा गुरेरी की जो रचना है आपने पढ़ा होगा स्टेट में, उसने कहा था बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसमें सूबेदार में रहती है रहना सिंह है, बोधा सिंह है। तो उसने कहा था बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कहानी है। बुद्धू का कांटा ये भी उनकी प्रसिद्ध कहानी है, और सुखमय जीवन ये भी उनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो तीनों चंद्रधर शर्मा गुरेरी की प्रसिद्ध रचना है। और यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प होगा जो है सही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुरेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रीतिकार के प्रसिद्ध कवि बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीतिकार के जो प्रसिद्ध कवि बिहारी हैं वो किस धारा के कवि हैं? तो रीतिकार के जो है 3 धारा बही थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो आपको बताना है कि बिहारी किस धारा के थे। तो बिहारी जो है रीतिसिद्ध धारा के कवि थे, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। रीतिबद्ध के जो हैं चिंतामणि, भूषण, केशवदास आदि जो हैं रीतिबद्ध के हैं, और रीतिमुक्त के जो हैं घनानंद, बोधा, आरम ठाकुर, ये सब रीतिमुक्त कवि हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने हिंदी को कब मान्यता प्रदान की? यानी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब जो है मान्यता प्रदान की, आपको बतानी है। यानी भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्रदान की है, आपको बतानी है। तो आपको पता होनी चाहिए 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया था संविधान के द्वारा। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ये जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो ये जो पंक्तियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध पंक्ति है। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है कामायनी। महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब आप बताइए कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास का संबंध किस संप्रदाय से है? यानी तुलसीदास जो है उनका संबंध किस संप्रदाय से रहा है, आपको बताने हैं। तो तुलसीदास का संबंध जो था आप सभी को पता होनी चाहिए, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय से था। यानी विकल्प का सही हो जाएगा, जो रामानुजाचार्य के द्वारा संस्थापित था। यानी विशिष्ट संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। यानी विकल्प का इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस हिंदी पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं? यानी वो कौन सी पत्रिका थी जिसके संपादक मुंशी प्रेमचंद थे? तो आपको पता होना चाहिए सरस्वती जो है उसके संपादक में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम प्रमुखता से दिया जाता है। मतबारा में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दिया जाता है। और हंस पत्रिका का जहाँ भी चर्चा होगा वहाँ प्रेमचंद जो है हंसते हुए आएंगे हंस पत्रिका के संपादक के रूप में, क्योंकि इन्होंने ही स्थापित किया था हंस पत्रिका को। वर्तमान में भी ये बहुत जो है परिनिष्ठ पत्रिका मानी जाती है। यानी विकल्प ग जो है सही आंसर हो जाएगा। 1930 ईस्वी से हंस पत्रिका का प्रकाशन मुंशी प्रेमचंद ने स्टार्ट किया था। यानी विकल्प ग 12 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खंजन नयन उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? खंजन नयन जो उपन्यास है उसके रचनाकार कौन हैं, आपको बताने हैं। खंजन नयन, तो खंजन नयन जो उपन्यास है आप सभी को पता होनी चाहिए, अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प क है। अब कहीं कहीं पूछ देता है खंजन नयन उपन्यास का नायक कौन है, तो सूरदास इसके नायक हैं। सूरदास जो है खंजन नयन उपन्यास के नायक है। ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मृगावती के रचनाकार कौन हैं? मृगावती बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भक्ति कार्य की। तो इसके रचनाकार कौन हैं, आपको बताना है। तो मृगावती के जो रचनाकार हैं वो कुतुवन हैं। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। मंझन की रचना है मधुमालती, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मधुमालती मंझन की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे किसका प्रसिद्ध निबंध है? शिव शंभू के चिट्ठे किसका प्रसिद्ध निबंध है, आपको बताने हैं। तो शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं वो बालमुकुंद गुप्त का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई, आपको बतानी है। तो राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 ईस्वी में
की गई थी। विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको जो है वहाँ प्रश्न, कोई बहुत सरल प्रश्न तो कोई कठिन प्रश्न, कभी जो है सरल प्रश्न कभी कठिन प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो आपका तैयारी सही ढंग से होनी चाहिए और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइएगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि बीपीएससी में कोई सिलेबस नहीं जारी करता है, कहीं से भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है। तो सारे चीज़ों को आपको देखना होगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न आया है काव्यशास्त्र से, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। अभिव्यंजनावाद के, तो अभिव्यंजनावाद के जो प्रवर्तक है अभिनवगुप्त को माना जाता है, यानी विकल्प जो ख है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, आपको बताने हैं। तो ऐसा कहने वाले जो आचार्य हैं वो डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, यानी ये आलोचक हैं जो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी का बोली नहीं है। कौन सा बोली जो है पूर्वी हिंदी का नहीं है, आपको बतानी है। तो पूर्वी हिंदी का जो बोली है वो नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए पूर्वी हिंदी की अवधि जो है पूर्वी हिंदी का है, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है। तो तीनों जो है पूर्वी हिंदी का बोली है, इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं में है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। विकल्प अंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। अमृतसर आ गया किसका प्रसिद्ध कहानी है। अमृतसर आ गया किसका प्रसिद्ध कहानी है, आपको बताने हैं। तो अमृतसर आ गया बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है भीष्म साहनी का, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है पढ़ने के लिए, यानी ये कहानी कितना प्रसिद्ध है आप समझ सकते हैं। तो भीष्म साहनी का कहानी है अमृतसर आ गया, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। अमरकांत का एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है चीफ का दावत, और निर्मल वर्मा का एक प्रसिद्ध कहानी है परिंदे। यानी ये सब जो कहानी है वो यूजीसी नेट के जो है सिलेबस में लगा हुआ है, जो पढ़ना है तो ये ध्यान में रखना होगा, कहीं कहीं यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आपको बताने हैं। तो काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, अगर मेरा नोट्स देखे होंगे तो ध्यान में आ रहा होगा, वामन जो है इसके प्रवर्तक हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। भामा जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये भी ध्यान में रखिए, और भरत मुनि जो है रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सभी पूछा जा सकता है। तो प्रश्नों को अच्छे से देखिए, पढ़िए और उसका जो है जवाब दीजिए, क्योंकि 1-2 नंबर से जो है मेरिट नहीं बनता है तो बहुत अफसोस होता है। TR3 में बहुत सारे मैसेज किया है लोगों ने 2-4 कि मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ, 1 नंबर से नहीं हुआ, 3 नंबर से नहीं हुआ। तो आप 1-1 नंबर को जो है मजबूती प्रदान कीजिए, अपने झोले में डालिए, तो ये ध्यान देने से आपका रहेगा। अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। और इस बार कट ऑफ भी हाई गया है, तो अगले बार भी इसी के अनुसार आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि सीटें कम थी। अगले बार भी लगभग इतना सीटें रहने की उम्मीद है, 100 सीट बढ़ घट सकती है, लेकिन लगभग इतना ही सीट रहेगी। तो आपका तैयारी कितना करना है खुद सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूँ और गुलाब किसका प्रसिद्ध जो है संस्मरण है। गेहूँ और गुलाब किसका प्रसिद्ध संस्मरण है, आपको बतानी है। तो गेहूँ और गुलाब जो है बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण है रामवृक्ष बेनीपुरी का, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब देखिए शिवपूजन सहाय है, तो इनका एक है रचना कहानी का पलौट, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, तो ये ध्यान में रखिएगा। महादेवी वर्मा का जो है बहुत सारे संस्मरण हैं, यानी जानवरों को लेकर, जैसे सोना हो गया, हिरन इनका था, गिरु इनका गिरहरी था, गौरा इनका जो है गाय था। 3 सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने जो है निबंध लिखा है, संस्मरण लिखा है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्धा द्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। शुद्धा द्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है, आपको बतानी है।
तो बृहदाचार्य को जो है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माना जाता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब देखिए बृहदाचार्य कौन थे, तो सूरदास के गुरु थे, ये भी ध्यान में रखना है। और रामानंद जो है किसके गुरु थे आपको बताने हैं, तो कबीरदास के गुरु थे। रामानंद जी कबीरदास के गुरु थे, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक का दरोगा किसका प्रसिद्ध कहानी है? ये कहानी लगभग हिंदी पढ़ने वाले या नहीं पढ़ने वाले भी जानते होंगे। नमक का दरोगा बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, नमक का दरोगा। तो ये कहानी किसका है? जयशंकर प्रसाद का जी नहीं, निर्मल वर्मा का जी नहीं, अमृत नागर का जी नहीं, ये तीनों की रचनाएं ये नहीं है। तो किसका रचना है? तो विकल्प में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो रचना है मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो ये जो है विकल्प अंग सही हो जाएगा, विकल्प में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है आपको बतानी है। राजभाषा जो राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है, ये आपको बतानी है। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका जो है चर्चा किया गया है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बराबर पूछा जाता है। अनुच्छेद 343 राजभाषा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रारपान की बेगम किसका प्रसिद्ध कहानी है? रारपान की बेगम किसका प्रसिद्ध कहानी है आपको बतानी है। तो ये जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, रारपान की बेगम। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? यानी रामचंद्र शुक्ल ने किस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है आपको बताने हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो इन्होंने परीक्षा गुरु जो उपन्यास है राजा श्रीनिवास दास का उसको माना है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा, परीक्षा गुरु। चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, ये उपन्यास है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध जो रचना है कामायनी, उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में कामायनी का प्रकाशन हुआ था। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें 15 सर्ग है जो चिंता से शुरू होकर के आनंद तक जाता है, यानी आनंद जिसको है अंतिम सर्ग है और चिंता प्रथम सर्ग है, जिसका नायक श्रद्धा है और नायिका श्रद्धा है और नायक मनु है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी के रचनाकार कौन है? देवरानी जेठानी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो देवरानी जेठानी जो कहानी है उसके, यानी ये देवरानी जेठानी की कहानी एक उपन्यास है, उपन्यास विधा में लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। कहानी है तो ये कहानी नहीं है, उपन्यास है, ये ध्यान में रखना है। तो ये उपन्यास किसकी है? तो पंडित गौरी दत्त की है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो किसका पंक्ति है ये? नारी तुम केवल श्रद्धा हो किसका पंक्ति है ये? तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नपक्तर में ये जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की बहुत ही बेहतरीन और प्रसिद्ध पंक्ति है। तो विकल्प ग इसका सही हो जाएगा, जो कामायनी से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का स्थापना कब किया गया? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का स्थापना कब किया गया है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें एक दुविधा होती है, इसका सही आंसर विकल्प ख है। 1950 ईस्वी में स्थापना हुआ था। होता क्या है कि स्थापित किया गया था 1947 में, यानी 1947 से इसमें काम स्टार्ट किया था, लेकिन उसी 1950 में ये जो है बिहार राष्ट्रभाषा जो है बनकर तैयार हुआ था। तो विकल्प ख इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि 1950 में ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो विकल्प ख इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है?
यानी आपको बताना है कि कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और दोस्तों में जो है बताइए इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि हिंदी जंक्शन के चैनल के माध्यम से बहुत से लोगों ने सफलता पाया है और हम ये भी कामना करते हैं कि आप लोग भी इस चैनल के माध्यम से जो है सफलता पाइए। इनमें से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कोणार्क नाटक, शारदिया नाटक और पहला राजा नाटक, तीनों जो है जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। तो इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीतिकालीन कवि मतीराम और चिंतामणि किस धारा के हैं? पहले भी ऊपर में चर्चा हम लोग कर चुके थे। ये प्रश्न अगर आप देख रहे हैं तो दिमाग में आ गया होगा। रीतिकालीन कवि मतीराम और चिंतामणि किस धारा के कवि हैं? तो आपको पता होनी चाहिए 3 धारा जो बही थी उसमें ये जो हैं रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नागरिक प्रचारणी पत्रिका बनारस का प्रकाशन कब है? प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का जो है शुरुआत कब से किया गया था ये आपको बताने हैं। तो इसका जो शुरुआत हुआ था 1896 ईस्वी से हुआ था। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि नागरिक प्रचारणी सभा बनारस की स्थापना कब की गई थी? ये तो पत्रिका निकला था 1896 में ना, लेकिन इसकी स्थापना यानी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी ये हमें कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप कितना जानकारी रखते हैं। तो इसका जो है पत्रिका जो निकली थी नागरिक प्रचारणी पत्रिका बनारस से, उसका जो है 1896 में सही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प क इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर जिसे देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ये जो पंक्तियां हैं किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो मीराबाई का है नहीं, जयशंकर प्रसाद का भी नहीं है और महादेवी वर्मा का भी नहीं है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सूचकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो विकल्प होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भ्रमर गीत किसका प्रसिद्ध रचना है आपको बताने हैं। भ्रमर गीत किसका प्रसिद्ध रचना है आपको बताना है। तो भ्रमर गीत के रचनाकार जो हैं आप सभी को पता होने चाहिए कौन है। कबीरदास भी नहीं, मयूखदास भी नहीं, नंददास भी नहीं। तो कौन है? सूरदास जो है भ्रमर गीत के रचनाकार है, यानी विकल्प होगा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सब विकल्प जो होते हैं बहुत ही पेचीदा होते हैं, आपको फंसाने वाले होते हैं, आपके जानकारी को गहराई तक आंकते हैं। तो आपका जो अब कंपटीशन रह गया है, ऊपर ऊपर पढ़िएगा तो नहीं होगा, आपको गहराई तक अच्छे से देखना है। तो नोट्स और प्रैक्टिस सेट रखना ज़रूरी है। अगर मेरा नोट्स नहीं है तो कोई हिंदी का अच्छा किताब भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस काव्य के रचनाकार सुमित्रानंद पंत हैं? यानी कौन सी रचना है जिसके रचनाकार सुमित्रानंद पंत हैं, यानी प्रकृति के सुकुमार कवि जिन्हें कहा जाता है, वो किस रचना के रचनाकार हैं? तो आपको पता होनी चाहिए वीणा जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है, पद्म भी वीणा जो है उनकी रचना है और गुंजन भी है, यानी तीनों रचनाएं जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है। इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प घ इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है आपको बताने हैं। तो ये जो रचना है वो सुदामा पांडे धूमिल की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न आ गया, मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार कौन है आपको बतानी है। तो ऊपर बताया जा चुका था, मंझन जो है मधुमालती के रचनाकार हैं, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिरीष के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? शिरीष के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है आपको बताने हैं। तो शिरीष के फूल जो निबंध है
वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध है, यानी विकल्प क जो है सही आंसर हो जाएगा। और इनका एक और निबंध है अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये सारे निबंध जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुई। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुई आपको बतानी है। तो नई कविता पत्रिका के जो प्रकाशन होता है 1954 ईस्वी से होता है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। अगर आप नई कविता के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो नई कविता के नाम से एक जो है हमारा टॉपिक बना हुआ है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। नई कविता यानी समकालीन कविता भी है, नई कविता समकालीन कविता वहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुमितिवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। अनुमितिवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है आपको बताने हैं। तो अनुमितिवाद के प्रवर्तक जो है आचार्य शंकु को माना जाता है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही अनुमितिवाद का जो है परिवर्तन किया था, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। तो वाणी का जो डिक्टेटर है वो कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। और कबीरदास को भाषा को पंचमेर खिचड़ी किसने कहा है। तो श्याम सुंदर दास ने। और सधोकरी किसने कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इतनी बातें दिमाग में रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, 2-3-4 बार बनाइए। और हम जो है लगभग 50 प्रैक्टिस सेट आपको करवाने वाले हैं जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक। और लगभग व्याकरण पढ़ाएंगे और साहित्य का लगभग 75% ख़त्म हो चुका है। व्याकरण अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो सारे चीज़ जो है किया जाएगा। 1 जनवरी से लगभग उधर जो है क्लास टॉपिक का चलने रहेगा। और तब तक जो है कुछ प्रैक्टिस सेट कर देते हैं, बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी होता रहेगा। इनमें से कौन बिहारी हिंदी की बोली है, कौन सी है। तो मगही भी है, मैथिली भी है, भोजपुरी भी है। तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरीका के भी प्रश्न रहते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। ये आपको देखिए, परीक्षा जो है आपको शब्दों में फंसाता है, घुमाता है, तो उससे आपको बचना है। उसको आपको जानना जरूरी होता है कि प्रश्न कैसे पूछता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका जो है आदत बना रहेगा, तो वहाँ अच्छे से टिक करके आइएगा। 2 बैलों की कथा किसका प्रसिद्ध कहानी है। 2 बैलों की कथा किसका प्रसिद्ध कहानी है आपको बताने हैं। तो 2 बैलों की कथा जो है बचपन में आप लोग जरूर पढ़े होंगे सभी, 4-5वां क्लास में लगी हुई थी बिहार बोर्ड में 2 बैलों की कथा। तो ये जो कहानी है आप सभी को पता होनी चाहिए, मुंशी प्रेमचंद का कहानी है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार हैं जिनको बच्चा भी पढ़ता है, बूढ़ा भी पढ़ता है और युवा अवस्था के भी पढ़ता है। यानी इनकी जो रचनाएं हैं बच्चों के लिए भी होती है और बुजुर्गों के लिए भी होती है और युवा लोगों के भी होती है। तो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। यानी ध्वनि जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। भामा जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। भरत मुनि जो है रस संप्रदाय के प्रवर्तक है। ये ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं। चिड़ों पर चांदनी किसका प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है। चिड़ों पर चांदनी किसका प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है आपको बतानी है। तो चिड़ों पर चांदनी जो यात्रा संस्मरण है निर्मल वर्मा का बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। द्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है तो आप सभी को पता होगा, माधवाचार्य को द्वैतवाद के प्रवर्तक माना जाता है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुरस्कार किसका प्रसिद्ध कहानी है। पुरस्कार जो कहानी है वो किसका प्रसिद्ध कहानी है आपको बतानी है। तो ये जो कहानी है जयशंकर प्रसाद का बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, यानी विकल्प का सही हो जाएगा। एक और इनका कहानी है आकाशदीप
आकाशदीप जो है बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जयशंकर प्रसाद का, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला एकांकी एक घूंट के रचनाकार कौन है? हिंदी का पहला एकांकी एक घूंट के रचनाकार कौन है, आपको बताने हैं। तो एक घूंट का जो रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद हैं, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, आपको बताने हैं। तो देखिए, भाषा जो शब्द है संस्कृत के भाष से, ये जो है सही नहीं है, भाष्य से ये भी सही नहीं, भाष्य से बना है, लेकिन ये जो है पूरा सा नहीं होनी चाहिए, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाष्य से बना है, हरंत अगर नहीं रहता है तो सही नहीं होगा, तो ये होनी चाहिए, विकल्प होगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुराने हिंदी नामकरण किसने किया है? यानी पुराने हिंदी नामकरण जो किया गया हिंदी को पुराने हिंदी, तो इसका नामकरण किसने किया है? तो आपको पहले भी बता चुके थे, चंद्रहास शर्मा कुरेरे ने अपभ्रंश को ही पुराने हिंदी नामकरण किया है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, आपको बता। तो अपभ्रंश के जो प्रथम कवि हैं आप सभी को पता होनी चाहिए, स्वयंभू को माना जाता है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, किससे हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, आपको बताने हैं। तो हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति हुई है वो सरसेनी अपभ्रंश से हुई है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के रचनाकार कौन है? हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताने हैं। इसके जो रचनाकार हैं धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, विकल्प को सही हो जाएगा। इस तरीका के पुस्तक के नाम भी पूछे जाते हैं, TRE 1 में पूछा गया था, 2 में भी पूछा गया था, ये ध्यान में रखना है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई, आपको बताने हैं। तो पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है सरसेनी से हुई है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, कौन जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य आप सभी को पता होना चाहिए, प्रिय प्रवास है, TRE 2 में पूछा गया ये प्रश्न है, विकल्प को सही हो जाएगा, जिसके रचनाकार हरिऔध जी हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी के अंतर्गत जो आता है उपभाषा वो कितनी है, आपको बतानी है। तो हिंदी के अंतर्गत जो आने वाली उपभाषाएं हैं आप सभी को पता होना चाहिए, 5 होती है, विकल्प ख जो है सही आंसर हो जाएगा, जिसमें आता है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, जो 5 हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उक्त वाक्य में बूंद बूंद है, क्या है, आपको बताने हैं। ये जो वाक्य हैं इसमें बूंद बूंद क्या है? तो बूंद बूंद जो है क्रिया विशेषण है, विकल्प क सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ये जो है बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली है, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैथिली बोली के कवि हैं, मैथिली बोली के कवि कौन हैं, आपको बताने हैं। तो मैथिली बोली के जो कवि हैं वो विद्यापति हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। अमीर खुसरो जो हैं खड़ी बोली हिंदी का प्रसिद्ध रचनाकार हैं, आदिकाल के रचनाकार हैं, विकल्प ख यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। अवधी का लोकप्रिय महाकाव्य क्या है? यानी अवधी भाषा का लोकप्रिय महाकाव्य क्या है, आपको बताने हैं। तो अवधी भाषा का जहाँ भी लोकप्रियता का बात आएगा तो सबसे पहले रामचरितमानस सबसे पहले जुबान में आनी चाहिए, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं, और इसमें जो है 7 कांड है, जो TRE 3 में पूछा गया था, तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। य घ थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है?
यानी य घ थ में कौन सी ध्वनि जो है महाप्राण है आपको बतानी है। इसमें जो महाप्राण है घ थ य महाप्राण की श्रेणी में आते हैं, यानी विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ जो है उसे अनुस्वार कहा जाता है, यानी विकल्प जो ख सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त है? ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त हुआ है आपको बताने हैं। इसमें जो है रार नहीं है, ये गलत है। आर प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा, अर भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिया समास में अंतिम पद प्रधान होता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है आपको बतानी है। तो तत्पुरुष समास में जो है अंतिम शब्द प्रधान होता है, विकल्प क इसका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? टीका का अर्थ कौन सा नहीं है आपको बतानी है। टीका मतलब फरदान, ये भी सही है। टीका मतलब तिलक, ये सही है। लेकिन टीका मतलब पार्श्व, ये गलत है। तो विकल्प क सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कन, चिन्ह, शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? कन, चिन्ह, शून्य किस एक शब्द के जो है अनेकार्थी शब्द हैं आपको बताना है। तो कन मतलब क्या होता है आपको बतानी है। तो ये पतंग बिल्कुल गलत है, भाव बिल्कुल गलत है, भेद गलत है। तीन में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं आपको बताने हैं। तो अ और ई ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं, विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन कौन है आपको बताने हैं। तो ख और घ जो है महाप्राण है, विकल्प क जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर ये सब नहीं पढ़े हैं तो हमारा चैनल पे वर्णमाला और ध्वनि बताया गया है, वहाँ से देखिएगा तो ये सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के ओष्ठ व्यंजन हैं, हिंदी के ओष्ठ व्यंजन हैं कौन है आपको बताने हैं। तो आप सभी को पता होगा, ज झ बिल्कुल नहीं, ट ढ बिल्कुल नहीं, द ध बिल्कुल नहीं। तो ओष्ठ जो उच्चारण होते हैं प फ, यानी पवर्ग जो है ओष्ठ व्यंजन है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प में से कोई नहीं हो जाएगा। तो देखिए कैसे विकल्प फंसाता है। आप अगर थोड़ा सा जानकारी नहीं रखिएगा तो अगर ये सारे विकल्प पे जाते हैं तो बना के चले आइए, जो आपको एक नंबर माइनस में लेके चल जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा। और एक व्याकरण की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, जिसको देखते रहिए। विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, ये सब देखते रहिए व्याकरण से। आगे बढ़ते हैं। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? शांत रस जो है उसका अस्थायी भाव क्या है आपको बताने हैं। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का अस्थायी भाव जो है वो निर्वेद है। कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी कभी कभी देता है लेकिन बहुत कम देता है। लेकिन कहीं भी पीजीटी या टीजीटी पूछा जाता है कोई भी स्टेट का, तो वहाँ शांत रस से निर्विभेद किस रस का स्थायी भाव है या शांत रस का स्थायी भाव क्या है, ये जरूर पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही पॉपुलर और प्रसिद्ध प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। भुक्तिवाद का संबंध किससे है? यानी भुक्तिवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, किससे है आपको बताना है। तो भुक्तिवाद का संबंध जो है भट्टनायक से है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो क्या कहलाते हैं? आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो क्या कहलाते हैं आपको बताना है, क्या कहलाती है। तो उसे जो कहा जाता है वो अनुभाव कहा जाता है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी।
इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार आया है, यानी ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं इसमें कौन सा अलंकार जो है आया है आपको बताने हैं। तो इसमें जो आया हुआ है वो रूपक अलंकार है, जो है बांधा गया है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गद्यांश आया है। टीजीटी में चार पाँच गद्यांश पूछा जाता है, पीजीटी में 2 गद्यांश पूछा जाता है, 2-3 गद्यांश। तो गद्यांश का एक नियम होता है कि जैसे वो कहता है उसी के अनुसार जवाब देना है, अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है। यहाँ देखिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। यानी इसको पढ़ना है, इसके अनुसार जवाब देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसका जवाब देंगे। तो देखिए स्टार्ट होता है। जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारा देह बना है, जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया है और जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश को उज्जवल करोगे, यह मुझे पूरी आशा है। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख से तुमने दूसरा जन्म लिया है उसे मत भूलना, किसी भी काम को करते हुए सावित्री माता की उपासना से विमुख न होना। तो ये गद्यांश है, छोटा गद्यांश है, छोटा छोटा गद्यांश रहता है टीजीटी में। और धीरे धीरे हम लोग जो है आज गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश का जो टॉपिक है उसको भी देखेंगे। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। किस मिट्टी से देह बने हैं आपको बताने हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है ग्रुप में भी डालिए। बहुत सारे लोगों ने जो है सफलता पाई है, वो कागज़ को कंप्लीट कर दीजिए। काउंसलिंग होगा TRE 3 में जो सफल हुए हैं, काउंसलिंग के लिए कागज़ तैयार करके रखिए। काउंसलिंग होगा, उसके बाद 15 दिन का जो है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद 15 दिन जो है आपको डाइट में जो है या बीपाड में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी अब कर दीजिए। किस मिट्टी से देह बने हैं आपको जो है विकल्प के अनुसार, गद्यांश को जो पढ़े हैं उसके अनुसार आपको जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर गद्यांश पढ़े हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत की मिट्टी से देह बनी हुई है, गंगा की मिट्टी नहीं, भूमि की मिट्टी, ये गलत है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है। तो किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख किया गया है। तो भारत की नदी का नहीं, नदी का जल नहीं, गंगा का जल का जो उल्लेख हुआ है। विकल्प ग सही है। अभी यहाँ प्रश्न उठता है कि गंगा का जल यानी भारत का तो एक नदी है गंगा, तो भारत की नदी का चर्चा नहीं है, गंगा के जल का चर्चा हुआ है। हम पहले ही बताए हैं कि गद्यांश जैसे कहेगा उसी के अनुसार आपको जवाब देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है। तो किसकी कोख से जन्म लेने की बात की गई है। तो सरस्वती की कोख से जन्म लेने की बात की गई है। विकल्प ग सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है। तो किसी भी काम करते हुए किसकी उपासना की बात की गई है। तो सावित्री माता की उपासना की बात की गई है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। अब गद्यांश में गंगा और भारत माता दोनों का चर्चा होगा, लेकिन अंत में कहता है कि सावित्री माता की उपासना नहीं भूलना चाहिए, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। लेखक ने किसके गौरव की बात कही है। लेखक ने किसके गौरव की बात कही है आपको बतानी है। तो लेखक ने जो है किसके गौरव की बात की है। तो भारत माता के गौरव की बात की है, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि गद्यांश जैसे कहता है उसी के अनुसार आपको जवाब देना है, तो सभी सही हो जाएंगे। तो इस आज जो है मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 7 का जो है अभ्यास करवाया। तो इस 80 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं। उसके बाद जो है आप कमेंट कीजिए कि आपका जो है ये सेट में प्रश्न का स्तर कैसा था। आगे जो है प्रश्न का स्तर बढ़ता जाएगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप जब वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें एक उत्साह मिलता है और
जो है हम दुगने उत्साह से आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं चीज़ों को लेकर। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें इतना देर तक, लगभग 1 घंटा तक, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए, और इसी नंबर पे जो है उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको प्रैक्टिस सेट और PDF उपलब्ध करवा देंगे नोट्स का। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी के सोच रहे हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो मेरे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने सफलता पाई है। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस चैनल के माध्यम से सफलता पाइए, और एक छोटा चैनल के माध्यम से इतना सफलता बहुत बड़ी बात होती है, और हम चीज़ें को लेकर उपस्थित होते हैं समय। तो आपका तैयारी बेहतर ढंग से करवाया जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगा, ये जिम्मेदारी हम देते हैं। और आप लोग मेहनत कीजिए, नोट्स और प्रैक्टिस सेट जो दे रही हैं उसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रिंट निकाल करके हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस सेट का बुक उपलब्ध करवाएं, प्रकाशन करवाएं, लेकिन समय नहीं मिल रहा, समय का अभाव है, तो उसको समझिए और चीज़ें को देखिए। बाकी आप चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें हैं वीडियो डाला हुआ है सभी चीज़ का लगभग वहाँ से देख सकते हैं। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।